हेलो स्टूडेंट, कैसा आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास। डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, सबसे पहले हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था पूरा सिलेबस, क्या क्या सिलेबस होता है, कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं, कितने नंबर पे पास होने हैं और कितने नंबर का पेपर होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी सिलेबस जब डिस्कस किया था। और हमने जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने फर्स्ट पार्ट मापन, पेपर का नाम है आपके मापन एवं मूल्यांकन, शिक्षा में मापन और मूल्यांकन, शैक्षिक मूल्यांकन जिसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था मापन, मापन के प्रकार। और मापन के प्रकार हमने 3 डिस्कस किए थे, निरपेक्ष मापन, मानसिक या सामान्यीकृत मापन, इप्सेटिव मापन, ये जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब हम करते हैं शिक्षा में मापन के आवश्यक पद। शिक्षा में मापन के आवश्यक पद, शिक्षा में मापन के आवश्यक पद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। शिक्षा में मापन के 4 पद होते हैं। शिक्षा में मापन के जो होते हैं वो 4 पद होते हैं। कौन से? शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना, ये फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला मापन है। ये शिक्षा में मापन के आवश्यक पद जो है ये फर्स्ट है, शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हो या फिर उसे पूरे साल उसे कुछ भी समझाते हो, पढ़ाते हो, तो आप जितना भी कुछ बच्चे को बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि उसके माइंड में हर क्वेश्चन सेट हो, हर चीज़ सेट हो। तो कहने का मतलब ये है कि शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी बच्चा है, हम ये निर्धारण नहीं कर सकते कि किस में कितने गुण हैं, क्या गुण है, कोई व्यक्ति कितना अच्छा है। हम इसको किसी भी तरह से सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम ये निर्धारण नहीं कर सकते कि कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति कितना सीख सकता है, कितना उसके अंदर गुण है। तो उसी को कहते हैं शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। जिस तरह सागर की सभी लहरों को नहीं गिना जा सकता, उसी तरह व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार को ना तो निर्धारण कर सकते हैं और ना ही सभी चीज़ों को एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। अध्ययन यानी जानना, तो सभी को ना तो एक साथ अध्ययन कर सकते हैं, जान सकते हैं, ना निर्धारण कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है, हम उसको सिर्फ थोड़ा सा वो जिस तरह का व्यवहार करता है उससे हम उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता, लेकिन वो व्यक्ति कैसा है, वो बच्चा कैसा है, उसका हम पूरा अध्ययन नहीं कर सकते, पूरा जान नहीं सकते कि वो व्यक्ति कैसा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व असंख्य शील गुण और विशेषताओं से भरा है। इसलिए हर एक व्यक्ति की शील गुण की परिभाषा अलग अलग है। सभी व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग, असंख्य यानी बहुत सारी शील गुण और विशेषताओं से भरा है। बहुत सारी विशेषताएं भी होती है जो मनुष्य के अंदर होती है, अच्छी होती है, और बुरे गुण भी हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का पता नहीं लगा सकते कि किसके अंदर कितने अच्छे गुण हैं, कितने बुरे गुण हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी को हमने नाम दिया है शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना। या आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि शील गुण निर्धारण एवं उसे परिभाषित करना, इस तरह से हेडिंग आ जाएगी, या फिर एग्जाम में आ जाएगा शिक्षा में मापन के आवश्यक पद। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन 1-2 आते हैं, और 1-1, 2-2 नंबर से ही आपकी परसेंटेज जो है वो बढ़िया होती है। और सबसे पहली बात ये है कि जो भी बच्चे जो भी ये क्लास देख रहे हैं वो सबसे पहले लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सभी सेमेस्टर के बच्चों की क्लास इस चैनल पे अवेलेबल है, सभी सेमेस्टर की क्लासेस आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक, ये क्लास है थर्ड सेमेस्टर वालों की, उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों का चयन। सभी प्रकार के उपलब्धि का मापन एक ही उपलब्धि परीक्षण के द्वारा नहीं कर सकते। हम सभी प्रकार के जो उपलब्धि का मापन होता है
वो एक ही प्रकार के परीक्षण से नहीं कर सकते हैं। मापन कर्ता उपलब्धि को मापने के लिए उपयुक्त उपकरण एवं विधियों का चयन करते हैं। मतलब जब हम कोई भी उपकरण का, कोई भी व्यक्ति का या किसी भी मनुष्य का हम मापन करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही प्रकार के मापन से हम माप सकते हैं। तो अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग उपलब्धियों का जो मापन है वो अलग अलग परीक्षण के द्वारा कर सकते हैं। अब हम जैसे क्लास में भी बच्चों को भी, अब हर बच्चे को एकदम से हर टॉपिक समझ में नहीं आता, हर एक उससे समझ में नहीं आता, तो हम उसको अलग अलग तरह से करके समझा सकते हैं। तो हर एक व्यक्ति को एक ही मेथड से कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ सकती, उसके लिए हमें अलग अलग मेथड का यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग तरीक़ा का। तो मापन उपकरण या विधियों का प्रशासन एवं फलांकन, थर्ड है ये। सही मापन उपकरण या विधि का चयन करने के बाद मापनकर्ता उसकी व्यवस्था करता है। थर्ड वार्ड में क्या है? मापन उपकरण या विधि का प्रशासन एवं फलांकन। सही मापन उपकरण या विधि का चयन करने के बाद मापनकर्ता उसकी व्यवस्था करता है। सबसे पहले क्या था? शीर्ण गुण निर्धारण एवं परिभाषित करना, जिसमें थे कि हम सभी बच्चों का या सभी व्यक्तियों का संपूर्ण निर्धारण नहीं कर सकते कि कोई भी व्यक्ति किस तरह का है। और सेकंड वाले में था उपयुक्त मापन उपकरण एवं विधियों का चयन। तो उपयुक्त मापन उपकरण किस किस तरह की, कौन कौन सी विधियों का हम, कौन कौन से मेथड का हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। कोई खेल विधि का कर सकते हैं या किसी भी तरह का। और थर्ड है आपका मापन उपकरण या विधियों का प्रशासन एवं फलांकन, यानी कितना बच्चे ने सीखा क्या। और फोर्थ है परिणामों की व्यवस्था, क्या क्या परिणाम निकला, कितना बच्चे ने सीखा, क्या परिणाम निकला, उसका क्या रिजल्ट निकला। तो मापन प्रक्रिया में अंतिम पद परिणामों की व्याख्या करना होता है। टोटल सारे ही मेथड का यूज़ करके जितना बच्चे ने सीखा उसका लास्ट में मापन की व्याख्या करना होता है। अब हम करते हैं शैक्षिक मापन के स्तर, जिसे कहते हैं लेवल्स और स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। शैक्षिक मापन के स्तर, कोई भी मापन कितना शुद्ध है यह उसके स्तर से पता चलता है। शैक्षिक मापन के 4 स्तर होते हैं। जो शैक्षिक मापन होते हैं उसके 4 स्तर कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। शाब्दिक या नामित स्तर, क्रमित स्तर, अंतराल स्तर और अनुपात स्तर। शाब्दिक या नामित स्तर किसे कहते हैं? जैसे हम शब्दों में किसी को बांट सकते हैं, उसे हम नामित एक नाम दे सकते हैं। कोई टीम बनाकर बच्चों को अलग अलग नाम दे सकते हैं। और क्रमित यानी क्रम से लगा सकते हैं हम। अंतराल, कुछ अंतराल करके बच्चों को उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं हम। अनुपात में निकालना, जैसे किसी बच्चे के 40% नंबर आते, किसी बच्चे के 80% नंबर आते, कि इसका अनुपात जो है इससे डबल है, ये अनुपात स्तर कहते हैं। आइए देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। शाब्दिक या नामित स्तर, शाब्दिक या नामित स्तर, नामित स्तर भी कह सकते हैं और नामिक स्तर भी कह सकते हैं। इसमें मापन वाली वस्तुओं को या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है। इसमें मापन वाली वस्तुओं या घटनाओं को, इसमें जो नापने वाली, मापन यानी नापना वाली वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर, उनके गुण देखे जाते हैं, फिर उसके आधार पर रख सकते हैं। कि किसी बच्चे को, अगर किसी बच्चे को मैथ में इंटरेस्ट है उसको अलग रख देंगे, साइंस में इंटरेस्ट है उसको अलग रख देंगे। गुणों के आधार पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है तथा हर एक समूह को कोई ना कोई नाम या चिन्ह उसकी पहचान के लिए दे दिया जाता है, इसलिए इसे नामित स्तर कहते हैं। आइए समझते हैं एक बार हम ब्लैंक पेज पर। ये कोई भी बच्चे हैं, ये बच्चे हैं आपके, तो हम इनको दे देते हैं जो मैथ में इंटरेस्ट है जिसको, उनको हम एक साइड रख देंगे। और जिनको साइंस में इंटरेस्ट है उन बच्चों को हम अलग रख देते हैं, जो साइंस वाले बच्चे हैं। फिर हम इनको एक पहचान दे देते हैं कि ये बच्चे जो है ये साइंस वाले हैं,
3 या 4 बच्चे हो गए और ये बच्चे हैं मैथ वाले। तो अब हम इनकी अलग अलग पहचान दे देते हैं। किस तरह से देते हैं हम, आइए देखते हैं। तो इसमें मापन वाली वस्तुओं या घटनाओं को उनके किन्हीं गुणों के आधार पर, उनके गुण जो है, जो उनसे आता है, मैथ में इंटरेस्ट हो, साइंस में हो, आर्ट साइड में हो, होम साइंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट में हो, पर अलग अलग समूह में रख दिया जाता है। तो हर एक समूह में कोई ना कोई नाम या चिन्ह उसकी पहचान के लिए दे दिया जाता है। तो जो मैथ वाली जो टीम है उनको हम एक चिन्ह दे देंगे रेड कलर का, और जो साइंस वाली है उनको हम दे देंगे ग्रीन कलर का। हमने उनको ये चिन्ह दे दिया, कोई बिल्ला टाइप का या कुछ भी दे दो, तो हमने ये चिन्ह दे दिया। इसको कहते हैं शाब्दिक या नामिक स्तर या नामित स्तर। तो आइए गिलफोर्ड के अनुसार, गिलफोर्ड जो थे उन्होंने क्या कहा था, तो नामित स्केल के मापन में हम और अच्छे से जिसको लिखना हो वो अच्छे सही से लिख लो। ये गिलफोर्ड के अनुसार नामित स्केल के मापन में हम मात्र कक्षा या समूह की संख्या का उपयोग करते हैं। जो भी बच्चे 3rd सेमेस्टर वाले हैं वो हैंड टू हैंड अपने नोट्स बनाते रहना, क्योंकि यहीं से आपको सभी सिलेबस मिल जाएगा। यह मापन की सबसे निम्न श्रेणी की मापनी है। इस स्तर के मापन के लिए प्रेषण विधि तथा निरीक्षण प्रविधि का प्रयोग होता है। इस स्तर के मापन के लिए प्रेषण विधि का प्रयोग होता है या निरीक्षण का, यानी या तो प्रेषण दे देकर हम बच्चों का पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन बता रहा है, या फिर इसका निरीक्षण कर सकते हैं। निरीक्षण कि किस तरह से कितना बताया है किस बच्चे ने, और बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बच्चों की जो भी इंटरेस्ट है, जिसमें भी बच्चों को अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग। जैसे आइए देखते हैं, लिंग के आधार पर छात्र और छात्राओं में बांटना। लिंग जैसा हमने बांट दिया कि गर्ल्स को एक साइड रख देते हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं वो एक साइड खड़ी हो जाएगी, और जितने भी बॉयज़ हैं बॉयज़ एक साथ खड़े हो जाए। इसके अकॉर्डिंग भी हम बच्चों को बांट सकते हैं। विषय के आधार पर बच्चों को बांटना, जैसे कला, विज्ञान। 3rd है खेलों में टीमों को अलग अलग रंग के यूनिफॉर्म देना। अलग अलग रंग के हम यूनिफॉर्म भी दे करके बांट सकते हैं। स्थान के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बांटना। शिक्षा के स्तर के आधार पर बच्चों को मेडिकल या इंजीनियरिंग अध्यापक बच्चों में बांटना। इस तरह से हम बच्चों को बांट सकते हैं। ये एक मेथड है, ये एक विधि है। हमें बच्चों को अलग अलग बांटना नहीं है, लेकिन एक ही विधि है जिसे शाब्दिक या नामिक स्तर कहते हैं। बच्चों को अगर हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं, उनको हमें अलग अलग बांटना नहीं है कि शहर वाले बच्चे जो है वो एक साइड बैठ जाइए, गांव वाले बच्चे एक साइड बैठ जाइए। जो मैथ वाले बच्चे हैं सिर्फ मैथ उन्हीं को पढ़ाई जाएगी, जिनको मतलब मैथ में इंटरेस्ट नहीं है उनको नहीं पढ़ाई जाएगी। इस तरह से हमें बच्चों को बांटना नहीं है, लेकिन ये एक विधि है, ये एक मेथड है जिस तरह से हम बता सकते हैं कि इस मेथड में क्या बताया गया है। अगर कभी आपको कि इस मेथड का यूज़ करो, इस मेथड में बताओ, तो आप बता सको, सिर्फ ये है। वरना बच्चों को किसी भी लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर, गर्ल्स बॉयज़ इसके अकॉर्डिंग किसी को भी बांटना नहीं है। बच्चों को, सभी बच्चों को एक समान रखना है। क्रमित स्तर, क्रमित स्तर किसे कहते हैं? इसमें घटनाओं या वस्तुओं या विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान करते हैं। इस मापनी को क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें घटना या गुण को विभिन्न श्रेणियों में बांट करके क्रमिक आधार पर प्रस्तुत करते हैं। यह मापनी अधिक शुद्ध मापन करती है, इसलिए इससे तुलनात्मक अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। यह अंतर तो बताती है। आइए देखते हैं। जो क्रमित स्तर होता है यदि ऑर्डिनल स्केल, इसमें बच्चों को जो है, बच्चों को उसके अकॉर्डिंग
विशेषताओं के अकॉर्डिंग, घटनाओं के अकॉर्डिंग, किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में किस तरह से कि कोई 20% वाला बच्चा है, किसी को 30% वाला बच्चा है परसेंटेज के अकॉर्डिंग, या फिर किसी भी तरह से, तो उसे कहते हैं क्रमित स्तर। क्रम से लगा रहे हैं। एज के अकॉर्डिंग कोई बच्चा 14 साल का है, 15 साल का है, 16 साल का है, क्रमित स्तर, वो उसे कह रहे हैं हम क्रमित स्तर। तो इसमें घटनाओं, वस्तुओं या विशेषताओं को किसी गुण या समानता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करके उन्हें श्रेणी प्रदान करते हैं। इस मापनी को क्रम निर्धारण मापनी, क्रमित स्तर भी कह सकते हैं और क्रम निर्धारण मापनी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें घटना या गुण को विभिन्न श्रेणियों में बांट करके क्रमित आधार पर प्रस्तुत करते हैं। यह मापनी अधिक शुद्ध मापन करती है। इससे तुलनात्मक अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। यह अंतर तो बताती है दो चीज़ों में, परंतु कितना अंतर होता है ये नहीं बताती है। ये अंतर तो बताती है दो चीज़ों में, लेकिन कितना अंतर होता है वो नहीं बताती। जैसे बच्चों को योग्यता के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम देना। बच्चों को जो बच्चों की योग्यता है, जो बच्चों ने अच्छे से वर्क किया है, टेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को नंबर देना, ये बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में रखना। लेकिन बच्चों को कितना बच्चों से एक दूसरे से ज़्यादा आता ये नहीं बताती। सेकंड है प्रदर्शन के आधार पर खिलाड़ियों को क्रम देना। बच्चों के क्रम के आधार पर उच्च, सामान्य, निम्न बुद्धि में बांटना कि कौन सा बच्चा कितनी बुद्धि लब्धि का है, उसका IQ लेवल कितना है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को रखना। अध्यापकों को प्रवक्ता, रीडर, प्रोफेसर की श्रेणी में बांटना। जो अध्यापक है, अध्यापक तो बहुत सारे होते हैं यानी टीचर, उनको उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग रखना कि कौन सा बच्चा बच्चों को पढ़ा सकता है, कौन सा टीचर, कौन सा प्रोफेसर के लायक है, किसको बनाना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग रखना। लेकिन ये नहीं है कि उसको कोई नंबर दिए जाएंगे, नंबर नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर अंतराल स्तर किसे कहते हैं? इंटरवल स्केल। इस स्तर के मापन में गुण की मात्रा को ऐसे व्यक्त करते हैं कि किन्हीं दो लगातार बिंदुओं में अंतर समान होता है। बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, सृजनात्मक आदि को इसी स्तर पर मापा जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ों के मध्य अंतर स्पष्ट हो जाता है। आइए समझते हैं ये क्या है। इसमें जो है बच्चों को जो है उसके बिल्कुल आपस में, मतलब जो डिस्टेंस होता है बिल्कुल बराबर दे दिया जाता है। जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे होते हैं वहाँ पर नंबर ना दे करके ग्रेड दी जाती है। उसमें जो बीच का डिस्टेंस होता है वो बराबर का होता है। जैसे 20 से 40% वाले को D दी जाए, 40 से 60 वाले बच्चों को C दी जाए। ये तो 10 से 20 है, ये 0 से भी 20 लगा सकते हैं, मतलब बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए। जो 60 और 80% वाले बच्चे हैं उनको B ग्रेड दी जाए, और जो 80 से 100% वाले बच्चे हैं उनको A ग्रेड दी जाए। तो इसमें जो है अंतराल बराबर का होता है। 20% का डिस्टेंस रख लेते हैं, 15% का या 10% का या फिर 30% का। तो इसमें जो अंतराल होता है वो बराबर होता है। इस स्तर के मापन में गुण की मात्रा को ऐसे व्यक्त करते हैं कि किन्हीं दो लगातार बिंदुओं में अंतर समान होता है। बुद्धि यानी बुद्धि के अकॉर्डिंग, रुचि यानी जो इंटरेस्ट होता है, इंटेलिजेंट के अकॉर्डिंग रुचि यानी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अंदर की कितनी अभिवृत्ति है, अभिक्षमता कितनी, सृजनात्मकता कितनी है आदि को इसी स्तर पर मापा जाता है, क्योंकि इसमें चीज़ों के मध्य अंतराल स्पष्ट होता है। अंतराल जो होता है, बीच का डिस्टेंस जो होता है वो बराबर का होता है। तो ग्रेडिंग में श्रेणी ABCD, ये है आपका 4th स्तर, जिसे कहते हैं अनुपात स्तर। इसमें जो अनुपात होता है वो बिल्कुल बराबर होता है, बिल्कुल अनुपात में होता है। कैसे? अनुपात स्तर ये है मापन का सर्वोच्च स्तर है। सर्वोच्च यानी सबसे बेटर स्तर है, सबसे अच्छा स्तर है। इसमें तीनों स्तर की विशेषताएं हैं। तीनों मतलब जो तीनों स्तर में हुई है वो सारी विशेषताएं इसमें है। शाब्दिक या नामित स्तर,
क्रमित स्तर और अंतराल स्तर, वो तीनों ही विशेषताएं इसमें ऐड है। किस तरह से? वास्तविक शून्य का होना सबसे बड़ी विशेषता है। वास्तविक शून्य का होना सबसे बड़ी विशेषता है। इसके द्वारा मापन अत्यधिक यथार्थ व शुद्ध होता है। यह वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक मापनी है। जैसे ए और बी बच्चों को 30 से 60 अंक मिले हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो गुण ए में है उसी दुगनी मात्रा में बी है। जो ए है और जो बी है, तो ए और बी बच्चों को 30 और 60 अंक मिले हैं, तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि जो गुण ए में है उसके दुगनी मात्रा बी में है। जो बी वाला बच्चा है, कोई बी बच्चा है, उसको हमने बी नाम दे दिया और एक बच्चे को हमने ए नाम दे दिया, तो जो ए वाला बच्चा है उसके 30% जो है अंक आए हैं, नंबर जो आए हैं वो 30% आए। लेकिन जो बी वाला बच्चा है जिसको हमने बी, उसका है 60%। इसके अकॉर्डिंग, ए वाले के अकॉर्डिंग इसके दुगने हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कि इसके दुगने हैं, तो इसी को कहते हैं अनुपात स्तर। तो जो गुण ए में है उसी दुगनी मात्रा बी में है और इनका अनुपात ए अनुपात 2 है। इसमें प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग किया जाता है। एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और अब्स्ट्रैक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग किया जाता है। जो फर्स्ट पेपर है वो हम 3 क्लास में, जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम 3 क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है ये आपका लंबा चैप्टर है, इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मूल्यांकन। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो आपका मूल्यांकन है और मापन है, आपके फर्स्ट पेपर में सिर्फ 2 ही चीज़ें दी गई हैं, जिसे कहते हैं मापन और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन और मापन में क्या फ़र्क है? कितना फ़र्क है? मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है? मापन हम किसी भी चीज़ को माप सकते हैं। कोई वेट है, हाइट है कि कितना है, कितना वज़न है, 5 किलो 10 किलो 15 किलो। लेकिन मूल्यांकन, क्या आप मूल्यांकन को माप सकते हैं? कह सकते हैं कि किसी ने अगर सीखा है तो वो 5 किलो सीखा है, 10 किलो सीखा है, 15 किलो सीखा है, कह सकते हैं? नहीं ना। तो मूल्यांकन में और मापन में इतना फ़र्क है कि जो मापन है हम उसको माप सकते हैं, लेकिन जो मूल्यांकन है उसको हम कभी भी माप नहीं सकते कि किस व्यक्ति ने कितना सीखा है, कितना हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो यही फ़र्क है मापन और मूल्यांकन में। और आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर में सब कुछ यही है, मापन और मूल्यांकन। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं मूल्यांकन, जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है, और ये नेक्स्ट क्लास में यानी 3rd क्लास में फर्स्ट चैप्टर की ये हम चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर, सभी सब्जेक्ट की जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट हो गई है, और सभी सेमेस्टर की जो आपके ऑल सेमेस्टर है, ऑल सेमेस्टर की यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है, पढ़ाया जा रहा है। जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो सभी यहाँ पर कर ले, और सबको आपको सारे नोट्स मिलेंगे यहाँ पर, सभी हैंड टू हैंड आप अपने नोट्स बनाते रहें। और क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जो भी क्लासेस आप देखना चाहते हैं यहाँ पर सभी सेमेस्टर की सभी क्लासेस मिल जाएगी। सारे ही क्वेश्चन पेपर वगैरह, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।